राधे राधे। एपिसोड 500। खूबसूरत एहसास। रुहानी उस पेपर को देख ही रही थी कि सामने से आयांश ने कहा, हेलो रुहानी, अगर तुम्हें पेपर्स मिल गए तो जल्दी से ऑफिस आओ, मुझे देर हो रही है। रुहानी ने पेपर को फाइल के साथ पकड़ लिया और फ़ोन पर बोली, जी हम अभी आते हैं। उसने फ़ोन रखा और बेड से अपना दुपट्टा लेकर जल्दी से बाहर भागी। वो इतनी तेज़ में भागी कि सामने से आ रहे अंश पर उसकी नज़र नहीं पड़ी और वो उससे टकरा गई। ओह सॉरी ससुर जी, हमने आपको देखा नहीं। अंश ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन तुम इतनी जल्दी में कहाँ भागे जा रही हो? रुहानी वहाँ से भागते बोली, हम ऑफिस जा रहे हैं, आपको बाद में बताते हैं। अंश उसे रोकते हुए बोला, रुहानी रुको, तुम्हारे पेपर गिर गया है। पर रुहानी नहीं रुकी, वो अपनी चाल को और बढ़ाते हुए सीधा बाहर भाग गई। अंश ने पेपर को उठा लिया और अपना सर हिलाते हुए बोला, अब इसे दोबारा आना होगा, इसलिए। ये कहते हुए उसने पेपर को देखा। उस पेपर पर देखकर उसकी आंखें गहरी हो गईं। तभी सोना उसके पास आते हुए बोली, आपको नाश्ता नहीं करना? बैठ जाइए, हम आपको सर्व करते हैं। अंश ने पेपर को अपने पॉकेट में डाल लिया और बोला, हाँ तुम चलो, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। और वो चला गया। सोना मुंह बनाते हुए बोली, अब इन्हें क्या हुआ? वो डाइनिंग टेबल के पास आ गई जहाँ पर सब बैठकर नाश्ता कर रहे थे। सारा सुबह ही हॉस्पिटल भाग गया क्योंकि आद्या कल से वहीं पर थी। ऐना भी सबके साथ थी। कुछ देर बाद अंश भी वहाँ आ गया। ऐना ने अंश को देखा तो खुश हो गई। वो कुछ कहती उससे पहले अंश ने कहा, ऐना मैंने तुम्हारे डैड से बात कर ली है, वो 2 दिन बाद तुम्हें लेने आएंगे। तब तक तुम इस घर में बाहर मत जाना, ओके? यह सुनकर ऐना थोड़ी उदास हो गई। उसने कहा, लेकिन अंकल मैं नहीं जाना चाहती। मैंने आपसे कहा था ना, मुझे मेरी मोम को ढूंढना है और मैं उन्हें ढूंढे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। आप डैड से कह दीजिए ना। अर्श ने गहरी सांस ली और कहा, ऐना तुम जानती हो ना, तुम्हारी मॉम सालों पहले तुम्हारे साथ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। यह सुनकर ऐना की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मेरी मॉम मरी नहीं है, वो जिंदा है और वो मुंबई में है। मैंने कुछ दिनों पहले न्यूज़ में उन्हें देखा था। उसे ऐसा देखकर अंश बोला, ठीक है, तुम शांत हो जाओ, मैं उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा, पर तुम मुझसे वादा करो कि इस घर में कहीं से बाहर कहीं नहीं जाओगी। ऐना उसे देखने लगी। सबको उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। इधर सारांश आध्या के बेड पर पास चुपचाप बैठकर उसे देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी और होठों पर मुस्कान। वो खोए हुए ढंग से आध्या को देख रहा था। वहीं आध्या उसे अपना मुंह अजीब सा बनाकर घूर रही थी, क्योंकि लगभग आधे घंटे से सारांश उसे इसी तरह से देख रहा था। उसने एक तकिया उठाकर उसे सारांश के मुंह पर मारा और बोली, बेवकूफ, तुम मुझे इस तरह से घूरना बंद कर, तेरे इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। सारांश ने बहुत प्यार से तकिए को पकड़ लिया और हाँ में सर हिलाते हुए उसे फिर से उसी तरह देखने लगा। आध्या ने अजीब सी गाली उसे दी। बेड से उठकर वॉशरूम में जाने लगी, लेकिन उसके पैर में काफ़ी दर्द था, जिसकी वजह से वो गिरते हुए तो सारांश ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। वो बोला, तुम ठीक हो? आध्या ने दर्द में कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। सारांश ने उसे संभालते हुए वॉशरूम में ले आया। आध्या ने उसे जाते नहीं देखा तो चिढ़ते हुए बोली, अब तू जा यहाँ से कि मुझे पी करते देखने वाला है। सारांश ने हाँ में सिर हिलाया। आध्या ने एक खींचकर थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और बोली, गधा कहीं का, अगर अभी यहाँ से नहीं गया तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। सारांश हैरानी से अपने गाल पर हाथ रखते हुए उसे देखने लगा। आद्या घुरते बोली, मैं 3 तक गिन रही हूँ, 1 2 3। उसने एक और थप्पड़ सारांश के गाल पर मारा। उसे वॉशरूम से बाहर धक्का देकर दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया। सारांश की नाक दरवाजे से टकराई और वो अपनी नाक सहलाते हुए बोला, बाप रे, ये कितनी खतरनाक है। वो मुस्कुराकर बोला, पर वो गुस्से में भी बहुत क्यूट लग रही है ना? और वो शर्मा गया। उसने कहा, डैड ने सही कहा, प्यार में हर छोटी छोटी चीज़ अच्छी लगने लगती है, चाहे गुस्सा हो या प्यार। फ्लैशबैक। रात का वक्त। खाने के बाद अंश चुपचाप कमरे में सोने जा रहा था, क्योंकि सोना ने कहा था वो आज रात बाहर सोने वाला है। सोना बेड पर बैठकर बुक पढ़ रही थी। उसका ध्यान अंश पर जरा भी नहीं था। अंश धीरे से उसके पास आया और धीरे से ब्लैंकेट उठाकर ब्लैंकेट में घुस गया। सोना ने बुक हटाकर बेड पर देखा, जहाँ पर अंश अपना दांत दिखाते हुए उसे देख रहा था।
सोना गुस्से से बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको याद नहीं आपको आज बाहर सोना है? अंश का कांपने की एक्टिंग करते हुए बोला, सोना देखो मुझे बहुत डर लग रही है, मैं बाहर कैसे सो सकता हूँ, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। सोना घूरकर उसे देखा और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बोली, हमें कुछ नहीं पता, आज आप बाहर सो रहे हैं, बस हमने कह दिया तो बस कह दिया। अर्श बेड से उठने के बजाय सोना को अपने पास खींच लिया और उसे कसकर हक करते हुए बोला, बीवी प्लीज़ थोड़ा तो रहम दिखाओ यार, मैं बाहर कैसे सो सकता हूँ? अगर बच्चों ने मुझे ऐसे बाहर सोते देखा तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? कहेंगे द माफिया किंग अंश रायजादा को उसकी बीवी ने कमरे से बाहर निकाल दिया। सोना उसकी बाहों में कसमसाते हुए बोली, ये तो आप सुबह वो सब करने से पहले सोचते ना, और हमें पता चला कोहू के कोच के साथ क्या किया था आपने। अर्श अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोला, वो तो बस ऐसे ही था, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। सोना उसे धक्का देते हुए बोली, हमें कुछ नहीं पता, आप अभी बाहर जा रहे हैं बस। और उसने फाइनली अंश को कमरे से बाहर निकाल दिया। सोना मेरी बात तो सुनो, पर सोना ने उसके मुंह पर तकिया दे मारा और उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, गुड नाइट मिस्टर रायज़ादा। अंश हैरान हो गया, तभी उसके कान में किसी के हंसने की आवाज़ आई। अंश ने उस तरफ देखा जहाँ पर सारांश दीवार से टिककर खड़ा अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहा था। अंश ने घूरकर उसे देखा और उसके मुंह पर वो तकिया मारते बोला, शट अप, नहीं तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। सारांश ने तकिए को कैच कर लिया। डैड, दांत तो अभी आपके टूटने वाले हैं, मॉम ने आपको आपके ही कमरे से बाहर लात मार कर निकाल दिया। और वो हंसने लगा। अंश ने चिढ़ते हुए उसे देखा और सीढ़ी के नीचे आ गया। सारांश उसके पीछे आ गया। अंश सोफे पे बैठता हुआ बोला, आध्या अब कैसी है? सारांश सर हिलाते हुए बोला, वो ठीक है डैड, बस पैर में मोच है, नालंदा आंटी ही हैं उसके पास। अंश ने हाँ में सर हिलाया और एक सिगरेट जलाकर होठों से दबा लिया। सारांश ने उसे ऐसा देखा तो उसके मुंह से सिगरेट को खींचते हुए बोला, डैड आप मेरे सामने स्मोकिंग नहीं कर सकते, मैं मॉम को बता दूंगा। अंश सिगरेट वापस लेते हुए बोला, मैं डरता हूँ क्या तुम्हारी मॉम से? और वो स्मोक करने लगा। सारांश ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ वो तो देख ही लिया मैंने, कैसे मॉम ने अभी अभी आपको धक्के मारकर कमरे से बाहर निकाल दिया। आप स्मोक करते देख लेंगी तो पता नहीं क्या करेंगी आपके साथ। उसकी बात पर अंश मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी मॉम मुझसे बहुत प्यार करती है, देखना 1 घंटे बाद वो खुद ही आकर जाएगी मुझे वापस बुलाने। सारांश ने कहा, रियली? आप दोनों इतना ही देख दूसरे से प्यार करते हैं तो हर वक्त लड़ते क्यों रहते हैं? अंश ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, क्योंकि यही हमारे प्यार की एक दूसरे के प्यार जताने का तरीका है। तुम्हारी मॉम मुझसे जितना भी झगड़ा कर ले, वो मुझे तकलीफ़ में बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। जब हमारी शादी हुई थी तो तुम्हारी मॉम मुझे जरा भी पसंद नहीं करती थी, हम बात बात पर लड़ते रहते थे। सारांश ने कहा, रियली डैडी? फिर आपको कैसे पता चला आप मॉम से प्यार करते हैं? अंश सोफे पर फैलकर बैठ गया। उसने गहरी सांस ली और उस वक्त को याद करने में खोते हुए बोला, हमारी शादी नॉर्मल नहीं थी, मैं फोर्स किया था उसे शादी के लिए, इसलिए वो मुझसे बहुत नफरत करती थी। लेकिन मैं शायद उसे पहली बार मिला था तब से ही प्यार करने लगा था। मेरे अंदर उसे पाने का जुनून था। मैं हर वक्त उसे अपने पास देखना चाहता था। मुझे उसकी छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ता था। जब वो हंसती थी तब मुझे बहुत सुकून मिलता था। मन करता था मैं बस उसे हंसते देखता रहूं। जब वह रोती थी तो मेरा दिल में दर्द होता था। एक बार डैड ने मुझसे कहा था कि वो तुम्हारी मॉम को मुझसे दूर कर देंगे। तब मेरे दिल में उनके दूर जाने के ख्याल से बेचैनी होने लगी। तब मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारी मॉम से कितना प्यार करने लगा हूँ। इंसान को प्यार की वैल्यू तब समझ आती है जब उसका कोई करीबी उसके दूर जा रहा हो या आप उसे खो चुके हो। सारांश बहुत ध्यान से उसे सुन रहा था। उसने कहा, तो आपने मॉम को कब बताया आप उनसे प्यार करते हैं? अंश इस इंसिडेंट को याद करते हुए हंसते हुए बोला, मैंने तुम्हारी मॉम को जब बताया कि जब मैं उससे प्यार करता हूँ तब उसने सीधे से मुझे रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि वो मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकती।
लेकिन जब मैंने उसके पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा तो वो खुद ही आ गई मेरे पास। ये कहते हुए वो हंसने लगा। सारांश बस उसे देख रहा था। अंश ने उसकी गाल पर हाथ रखा और कहा, तुम ज़्यादा मत सोचो, जब तुम्हें प्यार होगा तो तुम खुद ही समझ जाओगे। और अब जाओ, जाकर सो जाओ, तुम्हारी मॉम आती होंगी। सारांश ने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, ओके डैडी, गुड नाइट, और वो चला गया। उसके जाने के बाद अंश सोफे पर लेट गया। सारांश अभी कमरे में जाने को ही था कि उसने देखा सोना कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ रही है। सारांश मुस्कुराया और वो वहीं खड़ा होकर सोना को देखने लगा। सोना दबे पांव अंश के पास आ गई। उसने देखा अंश सो चुका है। सोना ने उसके चेहरे को देखा और अपने हाथ में रखे ब्लैंकेट को उसे ऊपर डाल दिया। वो उसके पास बैठ गई और उसके गाल को सहलाते हुए बोली, आपको किसने कहा हमारी बात मानने के लिए? आप हमें मना नहीं सकते थे क्या? कैसे यूं कंफर्टेबल तरीके से सो रहे हैं? उसने इतना कहा ही था कि अंश ने उसकी कमर में हाथ लपेटा और उसे अपनी तरफ खींचा। सोना हैरान हो गई। उसे लगा था अंश सो रहा है। अंश ने कसकर उसे पकड़ लिया और उसके सीने पर अपना चेहरा छुपाकर आंखें बंद कर ली। उसके बाद क्या था, सोना उसके छूटना चाहती थी, लेकिन अंश ने उसे नहीं छोड़ा। सोना बोली, अच्छा ठीक है, हमारे लिए जगह बनाइए। अंश थोड़ा सा पीछे सरक गया। सोना उसके पास ही थोड़ी सी जगह में ब्लैंकेट में घुस कर लेट गई। उसने अंश के गाल पर किस किया और वे हर रोज की तरह एक दूसरे की बाहों में सो गए। सारांश ने ऊपर से उन्हें देखा। उन्हें देखते हुए वो मुस्कुरा रहा था। उसने मॉम डैड इतने सालों बाद भी नहीं बदले थे। इधर उसने सामने वाले कॉरिडोर पर आयांश रेलिंग को पकड़कर खड़ा नीचे देख रहा था। उसने ना जाने कब से सारांश और अंश की बातें सुनी। उसके दिल में भी उसे बेचैनी होने लगी, जैसे उसे पता हो क्या होने वाला है। तभी किसी ने अपना गला साफ किया। सारांश का ध्यान टूटा और वो प्रेजेंट टाइम में लौट आया। उसने देखा उसके सामने आद्या खड़ी उसे गुस्से से घूर रही है। सारांश जल्दी से उसके पास आ गया। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे बेड पर ले आया। आद्या ने चलते में तकलीफ हो रही थी। सारांश उसके पैरों के पास बैठ गया और बोला, क्या बहुत दर्द हो रहा है? आद्या ने हाँ में सिर हिलाया। सारांश उसे चेक करने लगा। आद्या बहुत प्यार से उसे देख रही थी। जब भी सारांश उसकी केयर करता था तो उसे बहुत अच्छा लगता था। सारांश ने उसे देखा और कहा, शायद ये, पर वो आगे बोल ही नहीं पाया क्योंकि आद्या की नज़रों से उसकी नज़रें मिलते ही वो चुप हो गया। दोनों एक दूसरे की नज़रों में आंखों में देखने लगे। सारांश की धड़कनें घोड़े की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ने लगी। उसे लग रहा था उसका खून उल्टा बह रहा है। उसने आद्या के गाल पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते हुए धीरे धीरे उठते हुए उसकी तरफ झुकने लगा। उसकी नज़र सिर्फ आद्या के चेहरे पर थी। उसने आंखें बंद कर ली और आद्या को चूमने ही वाला था कि आद्या ने उसे धक्का दिया और बोला, पागल है क्या? ये क्या कर रहा है? सारांश को होश आया। वो इधर उधर देखने लगा। आद्या बोली, तू मुझे किस करने वाला था? युक! सारांश ने घूर कर उसे देखा और बोला, तू ऐसे मुंह क्यों बना रही है जैसे मेरे किस करने से उल्टी होने वाली है? मैं पहली बार तुझे किस थोड़ा ही करने वाला था। यह सुनकर आद्या हैरान हो गई। उसे उसकी फर्स्ट किस याद आने लगी। उसने कहा, तुझे याद है तुम मुझे कब किस किया? सारांश बोला, हाँ मुझे याद है। तेरा भी टेस्ट कुछ खास नहीं है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने तुझे कल ही किस किया था जब तू बेहोश थी। आद्या उसे तकिए मारते हुए बोली, गेट लॉस्ट। सारांश ने घूरकर उसे देखा और बाहर चला गया। बाहर आने के बाद वो एकदम से दीवार से लग गया और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वो अपना सर दीवार पर मारते हुए बोला, शिट शिट तूने शिट उसे क्या बोल रहा था? पता नहीं वो क्या सोचेगी तेरे बारे में। इधर आद्या ने गुस्से से दरवाजे को देखा, लेकिन जल्दी उसके चेहरे पर शर्म की लाली ने अपनी जगह ले ली। उसे अपने कान में जलते हुए महसूस हो रहे थे। सो नाउ नेक्स्ट एपिसोड। हे भगवान, उन दोनों को देखा क्यों नहीं? ये कितनी शर्मिंदगी करने वाला था। उस लड़के ने अपनी वाइफ का हाथ पकड़ा और आयांश को देखते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। और वो अपनी वाइफ को लेकर भाग गया। उसके जाने के बाद आयांश को होश आया। वो कोट ठीक करते हुए अपना गला साफ करने लगा। वो बोला, चलें?
रूहानी ने धीरे से अपना सर हिलाया और अपना लाल गाल लिए कार में जाकर बैठ गई। दोनों ने अभी अभी जो देखा था उसके बाद वे दोनों एक दूसरे को फेस नहीं कर पा रहे थे। आयश ने सब कुछ अजीब सा लग रहा था। वे दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करते बैठ गए और खिड़की से बाहर देखने लगे। पूरे रास्ते भर कार में खामोशी फैली हुई थी, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। कुछ देर बाद आयश ने खामोशी तोड़ने की सोची। वो अपना गला साफ करते हुए बोला, तुम ठीक हो? रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया, पर आयश देख पा रहा था वो ठीक नहीं है, पर उसने ज़्यादा उससे कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद वे दोनों उसी तरह घर पहुंच गए। घर पर पार्टी थी, इसलिए वहां पर भीड़ थी। वहां पर दिल्ली की टीम भी मौजूद थी, क्योंकि अंश किसी को भी कम फील नहीं करवाना चाहता था। रूहानी कार से आकर सीधा अंदर चली गई और आयांश की उसके पीछे चला गया। वे दोनों कमरे में आ गए। आयांश अपने कोट को निकालते हुए वॉशरूम में जाने लगा। तभी रूहानी भी वॉशरूम में जाने को हुई। वे दोनों एक दूसरे से टकरा गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और झेंप गए, क्योंकि जब भी उनकी आंखों के सामने वह दृश्य चल रहा होता वो दोनों ने पार्किंग में देखा था। आयश ने कहा, तुम जाओ। रूहानी भी उसी वक्त बोली, आप जाइए। और वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे। आयश दूसरी तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, तुम जाओ, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर बाद वे रेडी होकर बाहर आए। आयश ने ब्लू कलर का शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था। वहीं रूहानी ने वाइट सूट के साथ ब्लू कलर का दुपट्टा लिया था। वे दोनों हमेशा की तरह बहुत अच्छे लग रहे थे, जैसे स्वर्ग से बनकर आई हो जोड़ी। आयश कुछ कहता उससे पहले एक मेड दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली, सर, आपको रायज़ादा सर बुला रही हैं। आयश ने हाँ में सिर हिलाया और चला गया। उसके जाने के बाद देर बाद रूहानी भी रेडी होकर सबके पास चली आई। इधर अलग ही माहौल था। आरव अपनी कज़न के साथ वहाँ आया था और सानवी अपना हाथ बांधे खड़े उसे गुस्से से घूर रही थी, क्योंकि दोपहर में उसने जो किया था उसके बाद सानवी को बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर वंश भी बहुत गुस्से से आरव को देख रहा था। सानवी के रिश्ते खत्म होने के बाद भी कैसे वो मुंह उठाकर घर आ गया और अब उसे कोई कुछ कह भी नहीं रहा था। रितिका ने वंश का गाल को पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, वंश, तुम वहाँ कहाँ देख रहे हो? मुझे केक खिलाओ। वंश ने नहीं में सिर हिलाया और स्पून से केक लेकर उसे खिलाने लगा। रितिका बच्चों की तरह उसे खाते हुए एंजॉय करने लगी। वंश ने उसे ऐसे देखा तो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने अंगूठे से उसके लिप्स पर लगे केक को साफ किया और अंगूठे को अपने होठों से लगा लिया और उसे सक करने लगा। रितिका ने यह देखा तो उसके हाथ को नीचे करते हुए बोली, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे कोई देख लेगा। वंश बोला, सो वॉट, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, हमारे किसी कोई क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर हो भी रही हो तो आई डोंट केयर। रितिका ने घूरकर उसे देखा। वंश ने उसे ऐसे देखा तो स्पून से केक लेकर उसके मुंह के आगे कर दिया। रितिका ने पहले तो मुंह बनाया और फिर उसे खा लिया। इधर आयश वंश के कमरे में आ गया। यस डैड, आपने बुलाया? अंश ने उसे देखा और उसके पास आकर उसके मुंह पर एक पेपर फेंकते हुए बोला, ये क्या है आयश? क्या तुम अब भी इस कॉन्ट्रैक्ट को अपनी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के बीच लाना चाहते हो? आयश ने उस पेपर को पकड़ लिया और उसे देखकर वो हैरान हो गया। उसने अंश को बिना किसी भाव के देखा और बोला, ये आपको कहाँ से मिला? अंश ने गुस्से से कहा, ये मैटर नहीं करता कि ये मुझे कहाँ से मिला। मैटर ये करता है कि क्या तुम अब भी 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसके साथ इस रिश्ते में हो? क्या रूहानी जानती है इसके बारे में? अंश ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी से अंश समझ गया रूहानी कुछ नहीं जानती। अंश बोला, ओह, तो उसे नहीं पता। तुम्हें पता है अगर मैं ये तुम्हारी मॉम को या किसी और को ये दिखा दूँ तो क्या होगा? सबको पता चल जाता तुम्हारी शादी को अब बस 30 दिन ही बाकी हैं। उसके बाद तुम्हारी शादी का कोई मतलब नहीं है। आयश अंश के पीछे मिरर वॉल पर पड़ रही एक परछाई को बिना किसी भाव से देख रहा था। वो रूहानी थी। रूहानी के हाथ में आयश की घड़ी थी जिसे देने वो उसके पास आई थी, लेकिन उसे नहीं पता था वो कुछ ऐसा सुन लेगी जो उसके पैरों तले जमीन खिसकने के लिए काफ़ी था। वो एकटक आयश को देखने लगी। अंश ने जब रूहानी को वंश देखा तो चुप हो गया। उसने रूहानी को वहाँ देखा तो चुप हो गया।
उसने गुस्से से आयांश को देखा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। रूहानी एकदम से बुत बनकर खड़ी आयांश को देख रही थी। यू आर लिसनिंग फ्रॉम कान्हा, हम सबके कान्हा चैनल। इसको जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमें भी मज़ा आएगा। सो छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान और राधे राधे।